नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 21 अगस्त 2023 है और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स नहीं हैं, तो 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप्स स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जाती है, इस इशू से संबंधित। दूसरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित, क्यों हमारे देश में फास्ट जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। और सबसे लास्ट में हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे डायस्पोरा से संबंधित। रेमिटेंस हाईएस्ट आया है इस बार इंडिया में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप स्कीम्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमेशा हम डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है, मजबूत टूल है देश में सोशो इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक करने के लिए। मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी और सोशल एम्पावरमेंट के लिए भी। और ये चीज़ देखो सभी सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, माइनॉरिटीज़ के लिए भी। नीति आयोग ने ना 2017 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया था। इस डॉक्यूमेंट में नीति आयोग ने बताया था रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशन की सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। डॉक्यूमेंट में ये भी बोला गया कि हम करंट प्रोग्राम्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे ताकि माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं वो अच्छे से एजुकेशन हासिल कर सकें। लेकिन देखो, डेटा ये कहता है सरकार ने ना रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए काफ़ी सारी जो इंपॉर्टेंट एजुकेशनल स्कीम्स हैं ना वो डिसकंटिन्यू कर दी हैं। इवन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को जो बजट मिलता है ना अपने प्रोग्राम्स और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो बजट भी काफ़ी कम एलोकेट किया जाता है सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये भी सामने आया, जहां देखो 2019 से 22 के बीच में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स स्कीम्स चलाती है ना उनके बेनिफिशरीज की संख्या कम हो गई। फॉर एग्जांपल, पहले 100 थी तो घट के 50 हो गई। जबकि देखो फंड्स अंडर यूटिलाइज पड़ा है। मतलब ये वो वाली बात हो गई कि पैसा है सरकार के पास में, इवन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को जो पैसा एलोकेट हुआ है ना वो भी नहीं यूज हो रहा है, वो भी फंड अनयूटिलाइज रह जाता है, जबकि बेनिफिशरीज की संख्या घट रही है। इस 2019 से लेकर 22 के बीच में बेनिफिशरीज की जो संख्या है ना 7% कम हो गई और फंड यूटिलाइजेशन जो है यानी खर्च जो है स्कीम्स पे वो 12.5% कम हो गया। इसके अलावा जहां 2022-23 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए पैसे एलोकेट किए कितने, 5020 करोड़, और 2023-24 में ये घट के रह गए 3100 करोड़। इससे भी ज़्यादा 2022-23 में जो ये 5020 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे ना, इसमें से यूज़ कितने हुए, सिर्फ 2612 करोड़। यानी ऑलमोस्ट 48% जो फंड्स है ना वो तो अंडर यूटिलाइज रहे, यूज़ ही नहीं किया गया। इंडिया में देखो टोटल 30 करोड़ के आसपास रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं। अलग अलग 6 धर्मों के लोग हमारे देश में रिलीजियस माइनॉरिटी कहलाते हैं। जैसे मुस्लिम्स टोटल पॉपुलेशन का 14.2%, क्रिश्चियंस 2.3%, सिख हैं 1.7%, बुद्धिस्ट 0.7% और जैन 0.4%, जोरोस्ट्रियंस सिर्फ ही 57,000। तो ये कंपोजिशन है। प्री में भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, हालांकि इस प्रकार से रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं संख्या से संबंधित, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इशू है हमारे देश में, इस पे पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मुस्लिम्स सबसे बड़े रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में जैसे इकोनॉमिक, हेल्थ, एजुकेशन के मामलों में काफ़ी चैलेंजेस फेस करते हैं। मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन सैलरीड जॉब्स में बहुत कम है। ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में आपको पता ही है वेजेस कम होते हैं, सोशल सिक्योरिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, पेंशन, इंश्योरेंस इनका कोई प्रोविज़न नहीं होता और वर्किंग कंडीशंस भी ख़राब होती हैं। एक कमेटी गठित की गई थी यूपीए की सरकार के द्वारा, राजेंद्र सच्चर कमेटी। राजेंद्र सच्चर कमेटी को काम दिया गया था कि आप ये पता लगाइए, इन्वेस्टिगेट कीजिए कि मुस्लिम्स की हमारे देश में सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल सिचुएशन क्या है। 400 पेज की रिपोर्ट सौंपी थी पार्लियामेंट में सच्चर कमेटी ने 2006 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा माइनॉरिटीज़ जो हैं वो वंचित रह गए हैं इवन बेसिक चीज़ों से, और लगभग सभी डायमेंशंस में नेग्लेक्टेड हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि माइनॉरिटीज़ की, मतलब मुस्लिम्स की हम बात कर रहे हैं, सच्चर कमेटी ने इसी पे अपनी रिपोर्ट दी थी,
मुस्लिम्स की सिचुएशन हमारे देश में अभी फ़िलहाल अगर हम कहें अंदाजे के तौर पे SC ST से ऊपर है, लेकिन OBC से नीचे है, बीच में है मुस्लिम्स की सिचुएशन। मतलब SC ST की सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। तो उसी समय फिर मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अलग से एक मिनिस्ट्री का निर्माण कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में से निकाल के ये अलग से मिनिस्ट्री बना दी गई थी। पहले माइनॉरिटी अफेयर्स के जो काम हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत आते थे, बाद में नई मिनिस्ट्री बना दी। फिर 15 पॉइंट्स का ना एक प्रोग्राम डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा उस समय लॉन्च किया गया था, 15 पॉइंट्स प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़। ये सारे 15 पॉइंट्स हैं, सारे के सारे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक से पॉइंट्स हैं। स्किल्स अपग्रेड करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर, एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करना, कॉमन पॉइंट्स हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई पूछने वाला है। और जो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स बनी थी ना, इनको काम दिया गया था कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बेनिफिट के लिए स्कीम फॉर्मुलेट करो, प्लानिंग करो, कोऑर्डिनेशन करो, ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं उनका इवैल्यूएशन करो। ऑलरेडी जो स्कीम्स चल रही हैं वो तो देखो जरूरी है आंसर्स में लिखने के लिए, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये पहली से 10वीं क्लास के बच्चों को कवर करती थी, अब कवर करती है सिर्फ 9th और 10th क्लास के बच्चों को। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, ये 11वीं और उससे ऊपर की क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको कवर करती है। इस साल ज़्यादा एलोकेशन हुआ है इस स्कीम के लिए। नेक्स्ट है मेरिट कम मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप स्कीम, जो प्रोफेशनल या फिर टेक्निकल कोर्सेज नहीं होते, इंजीनियरिंग जैसे, उन कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप स्कीम है ये। नेक्स्ट मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, देखो वो स्कॉलर्स जो रिसर्च करना चाहते हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है स्कीम के अंतर्गत। 2022 में स्कीम को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, बंद कर दिया गया। पढ़ो प्रदेश, वो बच्चे जो बाहर जाके एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनको लोन लेना पड़ता है, मान लीजिए उस लोन पे इंटरेस्ट पे सब्सिडी देती थी सरकार, लेकिन अब ये स्कीम बंद हो गई तो वैसे भी कोई काम की नहीं है। बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप, ये मेरिटोरियस गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप स्कीम थी, इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि बेनिफिशरीज की संख्या कम हो रही है और फंडिंग भी सरकार की तरफ से कम की जा रही है, फंड्स अंडर यूटिलाइज रहते हैं। इसकी वजह से जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनका इनरोलमेंट दूसरी कम्युनिटीज़ के अपेक्षाकृत कम रहता है। तो ये चैलेंजेस हैं। क्या करना चाहिए? करना चाहिए आपको पता ही है क्या बोला जाएगा, बजट ज़्यादा इंक्रीज़ करो, इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, 15 पॉइंट प्रोग्राम को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, फंड्स अंडर यूटिलाइज नहीं रहने चाहिए, स्कॉलरशिप स्कीम्स को डिमांड ड्रिवन बना दो, अब जो मांगने आए उसको दो इस प्रकार से जिसको आवश्यकता है, और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दो। तो बेसिक से पॉइंट्स हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की एजुकेशन के लिए जो स्कॉलरशिप स्कीम्स चलाई जाती हैं उनके बारे में। चलते हैं आगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस का, अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित। देखो हाल ही में ना मंडे को प्रधानमंत्री मोदी ने ना 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। रोजगार मेला आयोजित हुआ था। पिछले साल अक्टूबर के बाद से ही सरकार समय समय पर ऐसे रोजगार मेला आयोजित करती आई है ताकि 10 लाख जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज हैं उन्हें फिल किया जा सके। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या जो ये रोजगार मेला है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस को ख़त्म कर देंगे? क्या अनएम्प्लॉयमेंट जो है पुरानी प्रॉब्लम है या फिर नए क्राइसिस हैं? क्यों भारत की सरकार फास्ट जॉब क्रिएशन नहीं कर पा रही है? और लास्टली सॉल्यूशन क्या है? देखो सबसे पहली बात, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफ़ी गंभीर है। 2019 के लोकसभा के इलेक्शन से पहले एक सर्वे आया था, सर्वे का रिजल्ट आया था, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का रिजल्ट। उस सर्वे में यह कहा गया, अगर आपको याद हो तो, अनएम्प्लॉयमेंट 45 सालों के सबसे हाई पर है। उस समय कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने यह बोला कि 2012 से लेकर 2018 के बीच में जो एम्प्लॉयमेंट है ना भारत के इतिहास में पहली बार कम हो गई। 6 सालों में 90 लाख जो जॉब है ना बढ़ने के बजाय कम हो गई।
और सबसे ज़्यादा चिंता की बात इस पीरियड में जहां ज़्यादा बच्चे हायर एजुकेशन हासिल कर रहे, लेकिन दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बजाय कम हो रही। इवन महिलाओं का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ये जो रोजगार मेला है सरकार के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं, इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एड्रेस होंगे? इसका आंसर देखो आपको भी पता है, जाहिर तौर पे नहीं। क्योंकि रोजगार मेला में जो जॉब्स प्रोवाइड की जा रही है ना, वो ओशन में बूंद के समान है। मतलब पिछले अक्टूबर से शुरुआत हुई थी और इलेक्शन आते आते 10 लाख वैकेंसीज को फिल किया जाएगा। और आवश्यकता कितनी जॉब्स की है? 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए। ये इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस का कहना है। ध्यान दीजिएगा एक चीज, सरकार जो भर रही है वो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज भर रही है, नई वैकेंसीज नहीं क्रिएट की गई थी। और जबकि हमारे देश में अभी यंग लोग ज़्यादा हैं, तो ना नई जॉब्स क्रिएट करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार नई जॉब्स नहीं क्रिएट कर रही है। राइटर का ये मानना है कि जॉब्स देना वैसे सरकार का काम है भी नहीं। सरकार का मेन काम ये है कि आप अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करो, अच्छा इकोसिस्टम बनाओ, ताकि जॉब्स अपने आप क्रिएट हों। हमारे देश में ना पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का साइज बहुत कम है दूसरे देशों के अपेक्षाकृत। आप डेटा देखिए, 2019 की कैलकुलेशन है, जहां देखो इंडिया में 1000 लोगों के पीछे 16 सरकारी एम्प्लॉइज हैं। चाइना में 1000 लोगों के पीछे 57 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। यूएस में 1000 लोगों के पीछे 87 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। ब्राजील में तो 1000 लोगों के पीछे 111 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। और कुछ अच्छे जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वहां पे तो सिचुएशन और भी ज़्यादा मतलब इम्प्रूव्ड है। 1000 लोगों के पीछे नॉर्वे में 159 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और स्वीडन में 138 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो हमारे देश में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की संख्या वैसे ही बहुत कम है। नेक्स्ट पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या ओल्डर प्रॉब्लम है या फिर नए क्राइसिस हैं? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या तो हमेशा से ही हमारे देश में रही है। इवन 1959 में ये एक पेपर है, KN राज के द्वारा लिखा गया था, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड पॉलिसी। उस समय उन्होंने ना ये बोला था कि अनएम्प्लॉयमेंट ना कई तरह की होती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इशू है। सबसे पहले पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा कि देखो नाम से ही जाहिर है, मान लीजिए कोई पर्सन है महेश एक वर्कर का काम करता है फार्म्स में यानी खेतों में। तो पूरे साल में ना कुछ दिनों के लिए उसे काम मिलता है, जैसे जब बीज बोने का समय आता है या फिर फसल की कटाई का समय आता है, बाकी दिनों के लिए उसे काम नहीं मिल पाता। तो ये पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट है, समझे? अब इसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ वेरी लो प्रोडक्टिविटी, इसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। बहुत आसान है, एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए अशफाक एक किसान है। अशफाक ने 3 वर्कर्स को काम पर रखा हुआ है खेत में, और 3 वर्कर्स से काम ठीक ठाक चल जाता है और पैदावार भी ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन ना अशफाक ने सोचा कि पैदावार इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं चौथा और 5वां वर्कर भी काम पे रख लेता हूं। तो चौथा और 5वां वर्कर भी काम पे रखा, लेकिन पैदावार इंक्रीज नहीं हुई, उतनी ही रही या मामूली सी इंक्रीज हुई। जो तो चौथा और 5वां वर्कर है ना, उनकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 निकल के आई। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी या तो 0 या बहुत ही कम निकल के आई। तो ये है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वर्कर काम कर रहे हैं लेकिन बिजनेस में कुछ इफेक्टिवली वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल सिंपल है कि कोई काम करना चाहता है लेकिन उसे काम मिल नहीं रहा है। तो ये 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हमने देखे। कहाँ थे हम? 1959 के पेपर पे थे। उस समय देखो तीसरी कैटेगरी की जो अनएम्प्लॉयमेंट थी ना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ये 2 से 3% थी। लेकिन 2017-18 में ये ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बढ़ के 6.1% हो गई। लेकिन राइटर का ये कहना है उस समय ना जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके आंकड़े नहीं थे। तो मतलब अगर सिर्फ आप ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर करोगे ना, तो 2012 से 18 के बीच में ये हाईएस्ट थी। लेकिन चूंकि बाकी अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े नहीं थे पहले के, तो ओवरऑल आप नहीं कह सकते। देखो, इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ जानते हो पता क्यों नहीं है?
आप बोलोगे इनफॉर्मल सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ नहीं मिलता, वो तो है ही, लेकिन देखो इनफॉर्मल सेक्टर में जो भी काम करता है ना, राइटर कहते हैं ज़्यादातर लोग मजबूरी में काम करते हैं क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल पाती रेगुलर वाली। क्योंकि ना इंडिया में किसी को रेगुलर जॉब नहीं मिली तो वो ना इंतज़ार नहीं कर सकता कि मुझे रेगुलर जॉब मिलेगी तब जाके मैं जॉब करूंगा, अदरवाइज दूसरी नहीं करूंगा। नहीं, इनकम लेवल इतना नहीं है, सरकार की तरफ से सेफ्टी नेट इतना मजबूत नहीं है, तो जिनको रेगुलर जॉब नहीं मिली ना, वो मजबूरी में या तो कम से कम पार्शियल एम्प्लॉयमेंट हासिल करेंगे, खर्चा तो चलाना है ना, या फिर वो क्या करेंगे, या फिर वो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में भी घुस जाएंगे कि जहां पे प्रोडक्टिविटी बहुत कम है लेकिन फिर भी घुस गए अभी के लिए, फिलहाल कोई बात नहीं, काम चल जाए। तो फॉर्मल सेक्टर में ज्यादा लोगों का काम करना यह भी देश की खराब सिचुएशन को बताता है। अभी हमारे देश में ना सिर्फ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है बल्कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ रहा है। यह चीज सच है कि कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को चूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग देखो ऐसे होते हैं जिन्हें रेगुलर जॉब नहीं मिल पाती, मजबूरी में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हुई, यूथ की पॉपुलेशन हमारे देश में तेजी से बढ़ गई लेकिन उतना फास्ट ना जॉब क्रिएशन नहीं हुआ। इस वजह से इतने सारे यूथ जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। और जॉब क्रिएशन क्यों नहीं हुआ? जॉब क्रिएशन देखो इसलिए नहीं हुआ, जो हम हमेशा बात करते हैं, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना, जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, यहां पे ना इकोनॉमिक ग्रोथ आई किसके थ्रू? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उनका तेजी से ग्रो किया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स क्रिएट होती हैं। दिक्कत यह है कि हमारे देश में ना ग्रोथ तो ज्यादा आई बट वो सर्विस सेक्टर के थ्रू आई, सर्विस सेक्टर के थ्रू ज्यादा ग्रोथ आई और सर्विस सेक्टर में ज्यादा जॉब्स जनरेट होती नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सरकार कोशिश कर रही है अपनी तरफ से, मेक इन इंडिया लॉन्च किया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। सरकार इस चीज को जानती है कि असली ग्रोथ जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के थ्रू आएगी ना तब जॉब्स जनरेट होंगी। लेकिन देखो दिक्कत पता क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सरकार ने लॉन्च की ताकि हमारे देश में स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस हों, लेकिन अब ये जो स्मार्टफोन को प्रोड्यूस करने वाली स्कीम है ना, या फिर सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करने वाली स्कीम्स हैं, ये कैपिटल इंटेंसिव स्कीम है, उन कंपनीज के लिए है जिनके पास ज्यादा कैपिटल है। बट ना सरकार को ऐसी स्कीम लेबर इंटेंसिव जो फैक्ट्रीज है ना, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है ना, उनके लिए भी लॉन्च करनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े, वो आगे बढ़ेंगे तब जॉब्स जनरेट होंगी। अब समझे आप? अब एक और चिंता की बात यह है कि ना जब 8% ग्रोथ रेट है तब अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। अगर थोड़ी सी ग्रोथ रेट कम हुई, 5 से 6% हुई, जो कि IMF कह रहा है, तो फिर बल्कि अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या देखो चाइना में भी है, अकेले इंडिया में नहीं है। तो ये चीज सरकार को करनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तो बूस्ट करना ही होगा, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब अगला आर्टिकल देखो डायस्पोरा से संबंधित है। हाल ही में एक न्यूज आई कि एनआरआईज ने ना फाइनेंशियल ईयर 2023 में वापस इंडिया में $112 बिलियन वापस इंडिया में भेजे, मतलब इतनी रेमिटेंस इंडिया को हासिल हुई। तो इंडियन डायस्पोरा का जो इशू है इसे कॉम्प्रिहेंसिवली हम डिस्कस करते हैं। जीएस पेपर 2 में टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा का, वहां से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट क्या है? रिसेंटली ना एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सौंपी इंडियन डायस्पोरा के ऊपर। बेसिक्स की बात हम पहले करते हैं, उसके बाद डिटेल से आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि इंडियन डायस्पोरा क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, सजेशंस क्या हैं, सब कुछ, बेनिफिट्स क्या हैं। देखो इंडियन डायस्पोरा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ऐसे लोग जिनका ओरिजिन इंडिया में है लेकिन अभी वो रहते इंडिया से बाहर हैं। हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पे बाहर हों, जॉब करने के लिए गए हों, वापस आ जाएंगे। हो सकता है कि परमानेंट बेसिस पे वो दूसरे देशों में सेटल डाउन हो गए हों लेकिन उनका ओरिजिन इंडिया में ही है। जैसे देखो एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो इंडिया के ही सिटीजन्स हैं लेकिन दूसरे देशों में सेटल्ड हैं 6 महीनों या फिर इससे ज़्यादा समय से। दूसरे नंबर पे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये फॉरेन सिटीजन्स हैं लेकिन उनके पूर्वज इंडिया से हैं, मतलब उनके जो एंसेस्टर्स हैं ना वो इंडियन हैं। जैसे
यूएस का कोई सिटीजन है अभी फ़िलहाल, लेकिन उसके एंसेस्टर्स इंडिया से हों अप टू 3 जनरेशन। सबसे लास्ट में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, अभी फॉरेन सिटीजन्स हैं लेकिन पहले वो इंडियन सिटीजन थे, यानी 26 जनवरी 1950 के बाद वो दूसरे देशों में सेटल डाउन हो गए, फॉर एग्जांपल यूएसए में, यानी उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी। सरकार ने क्या किया था, 2015 में पीआईओ और ओसीआई दोनों को मर्ज कर दिया था आपस में। आज के समय में पीआईओ और ओसीआई दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, जिसका नाम है ओसीआई, यानी पीपल ऑफ या पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये कैटेगरी अब खत्म कर दी गई है। आज के समय में देखो इंडियन डायस्पोरा सबसे ज़्यादा मजबूत है, जिसका एक रीज़न जाहिर तौर पर यह है इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। संख्या की बात करें तो 31 मिलियन जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो रहते हैं दूसरे देशों में, जिसमें से 13 मिलियन तो एनआरआईज हैं, बाकी बचे हुए 18 मिलियन ओसीआई या फिर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अब एक ही कैटेगरी है। कंपैरिजन करें, देखो इंडियन डायस्पोरा बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं, मतलब वर्कर्स भी हैं दूसरे देशों में, ट्रेडर्स भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, कनाडा का एग्जांपल लीजिए, यूके का एग्जांपल लीजिए, स्टूडेंट्स भी हैं, टेकीज भी हैं, मतलब हर प्रकार के इंडियंस दूसरे देशों में अभी रहते हैं, और वो भी अलग अलग देशों में, यूएसए में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, गल्फ में, यूरोपियन यूनियन में, साउथ में, वेस्ट अफ्रीका में और गिरमितिया कंट्रीज में। गिरमितिया कंट्रीज कौन से कंट्रीज, देखो ब्रिटिशर्स ना बहुत से इंडियंस को इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर लेकर गए थे दूसरे देशों में। इंडेंचर्ड लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर। जब स्लेवरी खत्म हो गई ना, तब ये कंसेप्ट निकल के आया था इंडेंचर्ड लेबर। इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता था कि आप हमारे यहाँ पे काम करोगे प्लांटेशन में फॉर एग्जांपल, और इसके लिए आप सैलरी नहीं लोगे। अब रीजन कुछ भी हो सकता था डेट हो सकता था कि बाद में लमसम कंपनसेशन ली जाएगी, या फिर कई बार क्राइम के जवाब में भी इंडेंचर्ड लेबर बना दिया जाता था कुछ लोगों को। गिरमितिया कंट्रीज का एग्जाम्पल है फिजी, मॉरिशस, जमैका, साउथ अफ्रीका, गुयाना, सुरीनेम। यहाँ पर ब्रिटिशर्स इंडियंस को लेके गए थे एज ए इंडेंचर्ड लेबर। इंडिया की जो अप्रोच है डायस्पोरा से एंगेज करने में वो 4C की है, केयर, कनेक्ट, सेलिब्रेट, कंट्रीब्यूट। अगर देखो हम हमारी पॉलिसी की बात करें कि डायस्पोरा की पॉलिसी कैसे इवोल्व हुई है, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। 1950s में ना देश के लीडर्स की ये सोच थी कि जो भारतीय मूल के लोग दूसरे देशों में सेटल डाउन है ना, फॉर एग्जांपल यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। अगर भारत सरकार उनसे ज़्यादा घुलेगी मिलेगी ना, तो उन देशों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जैसे इंडिया की गवर्नमेंट यूएसए में जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनसे ज़्यादा मिलेगी जुलेगी, तो यूएसए को डर लगने लगेगा, यूएसए उन लोगों पर शक करने लगेगा। तो उस समय भारत सरकार ने डायस्पोरा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगता था कि होस्ट कंट्री, यानी वो फॉरेन कंट्री जिसमें भारतीय रहते हैं, वो नाराज हो जाएगी। नेक्स्ट, धीरे धीरे पॉलिसी चेंज होना स्टार्ट हुई। 1980s में भारत सरकार ने जो भारतीय बाहर थे ना, उनको इनवाइट करना स्टार्ट किया कि आप भारत में आइए वापस, नेशन बिल्डिंग में आप अपना सहयोग दीजिए। जब नई शताब्दी स्टार्ट हुई 21वीं, उसमें तो देखो अप्रोच पूरी तरह से चेंज हो गई। अलग से मिनिस्ट्री बनी, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड बने, प्रवासी भारतीय दिवस बनाया जाने लगा, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाने लगा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड बना, एनआरआई फंड, वोटिंग राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन्स अब्रोड, बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं। अब बेनिफिट्स की बात की जाती है, जो मैंने कहा था ना कि आगे आएंगे, ये आ गए हैं। देखो जो भारतीय मूल के नागरिक दूसरे देशों में रहते हैं ना, वो एक प्रकार से इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करते हैं। भारत के कल्चर का एम्बेसडर वो होते हैं, भारत के लिए गुडविल स्प्रेड करते हैं, भारत की सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करते हैं, होस्ट कंट्रीज के साथ में इंडिया के अच्छे संबंध बनाते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। जैसे इंडियन डायस्पोरा है यूएसए में, वो कोशिश करता है इंडिया यूएस के रिलेशंस अच्छे हों। 2000 के बाद में इंडिया यूएस के रिलेशंस एकदम से अच्छे हो गए ना। वैसे तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन इंडियन डायस्पोरा भी एक मेजर फैक्टर है। रेमिटेंस आती है, पॉइंट हमने डिस्कस किया। भारतीय मूल के लोग जो बाहर काम करते हैं वो पैसे घर अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, हमें फॉरेन करेंसी में रिजर्व हासिल होता है, पैसा हासिल होता है। भारतीय मूल के लोग जो बाहर रहते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में इंडिया की आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, इंडिया को सॉफ्ट पावर को स्प्रेड करने की,
जैसे इंडिया का कल्चर है, गाने हैं, वो दूसरे देशों में स्प्रेड करते हैं, तो दूसरे देशों को, लोगों को इंडिया का कल्चर को जानने का मौका मिलता है। ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी में रोल प्ले करते हैं। ट्रैक सेकंड डिप्लोमेसी मतलब नॉन गवर्नमेंट जो डिप्लोमेसी होती है, एनजीओ वगैरह की, बैक चैनल से जो डिप्लोमेसी होती है, उसमें सहयोग करता है इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा देश में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब देखो चैलेंजेस की बात करते हैं। सबसे पहले लैक ऑफ ऑथेंटिक डेटाबेस। कितने भारतीय मूल के लोग किस देश में रहते हैं, कोई कॉन्क्रीट डेटाबेस नहीं है। क्योंकि देखो, वैसे तो कायदे से सरकार बोलती है कि अगर आप दूसरे देश में रह रहे हो तो अपने आप को रजिस्टर करवाइए, लेकिन हर कोई रजिस्टर करवाता नहीं है। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। देखो, इंडियन डायस्पोरा तो बहुत डाइवर्स है, लेकिन कभी आपने नोटिस किया, जैसे जब प्रवासी भारतीय दिवस ऑर्गेनाइज होता है तो सारे अमीर अमीर लोग आते हैं। वर्कर्स जो दूसरे देशों में जैसे गल्फ में रहते हैं, ये भी तो प्रवासी भारतीय हैं, ये नहीं आते बेचारे, समझ गए। नेक्स्ट, नो क्लियर पॉलिसी। सरकार के बिना कोई निश्चित पॉलिसी नहीं है डायस्पोरा के ऊपर में। डायस्पोरा कई बार शिकायत करता है एम्बेसी से, भारी संख्या में वो शिकायतें अनएड्रेस्ड रहती हैं। नेक्स्ट, नो स्पेसिफिक स्कीम एग्जिस्ट फॉर रिहेबिलिटेशन। अब जैसे देखो, कोविड-19 की महामारी आ गई, गल्फ से लाखों इंडियंस वापस आ गए केरला में और दूसरे राज्यों में, उनको रिहेबिलिटेट कैसे किया जाए, सरकार ने इसके लिए कुछ नहीं किया। इनसफिशिएंट इवेल्युएशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स। स्कीम्स तो सरकार काफ़ी चलाती है, इवेल्युएट नहीं करती क्या फ़ायदा हो रहा है डायस्पोरा को। चैलेंजेस इन क्राइसिस सिचुएशन। जैसे देखो, यूक्रेन में वार स्टार्ट हो गया, इतने सारे भारतीय वहाँ पे फंस गए थे, सरकार बड़ी मुश्किल से उनको निकाल पाई। लेकिन इसके लिए ना पॉलिसी पहले से फिक्स होनी चाहिए, जैसे भारतीयों को कैसे निकालना है, क्या अप्रोच रहने वाली है। ये बात सही है, वन साइज फिट ऑल वाली अप्रोच सही नहीं होती, लेकिन जब भी कोई क्राइसिस होता है ना, कैबिनेट की मीटिंग होती है, ये सब होने स्टार्ट हो जाता है, ऐसा एड हॉक प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। मतलब प्रोसीजर फ्रेमवर्क पहले से तैयार होना चाहिए कि इंडियंस वहां फंस गए हैं तो क्या अप्रोच होगी। अब लास्ट में देखो, सजेशंस की बात की जाती है। सबसे पहला सजेशन तो ये दिया जाता है, डायस्पोरा पे आप एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिलीज करो। वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको यानी सरकार को गाइड करेगा कि कैसे डायस्पोरा से डील करना है, कैसे बढ़िया एंगेजमेंट करना है। दूसरे नंबर पे, अच्छे से डेटा को मेंटेन करो। ऑथेंटिक डेटाबेस होगा तो डायस्पोरा का अच्छे से ख्याल रखा जा सकता है, उनके लिए अच्छे से वेलफेयर स्कीम चलाई जा सकती है। नेक्स्ट, रिव्यू ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट्स। इन इवेंट्स को रिव्यू करो और हर एक तबके के डायस्पोरा को इन्वाइट करो, गरीब लोगों को भी, जो वल्नरेबल हैं उनको भी। नेक्स्ट, पैरा डिप्लोमेसी। पैरा डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को छोड़ के जैसे स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो भी पॉलिसी में पार्टिसिपेट करें। यानी डायस्पोरा से डील करना हो तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करें कि कैसे हमें डायस्पोरा से डील करना है, किस प्रकार की पॉलिसी उनके लिए होनी चाहिए, इवन इम्प्लीमेंटेशन में भी। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट इन ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम। ज़्यादा ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाए और अच्छे से एड्रेस किया जाए। नेक्स्ट, कल्चरल डिप्लोमेसी। जैसे देखो, मान लीजिए अलग अलग देशों में हमारी जो एम्बेसीज हैं, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि लोकल लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके इंडियन कल्चर के प्रति। इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट। अब फॉर एग्जांपल देखो, यूएई में इंडियन डायस्पोरा है, तो वहाँ पे वो क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, इन सब पे सरकार बढ़िया से असेसमेंट करे ताकि चैलेंजेस का पता लगे तो लोकल गवर्नमेंट के साथ में एमओयू साइन किया जा सके उन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए। सबसे लास्ट में, कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन स्कीम होनी चाहिए ताकि मुसीबत में डायस्पोरा वापस इंडिया लौट के आए तो उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, उनके पास जॉब हो करने के लिए। अब वैसे तो देखो, सजेशंस डिस्कस कर लिए तो आर्टिकल का अंत हो जाना चाहिए, लेकिन अब ना थोड़े रीजन स्पेसिफिक चैलेंजेस डिस्कस किए जाते हैं जो कायदे से हमें पहले कर लेने चाहिए थे, लेकिन रह गए तो अब कर लेते हैं। वेस्ट एशिया स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या क्या हैं? ऑयल के दाम कम हो रहे हैं सेल गैस के बूम की वजह से, तो उन देशों की ग्रोथ कम हो रही है, जिस वजह से वहाँ पे जॉब्स कम होंगी। ऑलरेडी इंडियंस गए हुए हैं, उनको वापस आना पड़ेगा। वेस्ट एशिया में आपको पता है कन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, सिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट है। वेस्ट एशिया में खास करके कफाला लेबर सिस्टम देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई वर्कर इंडिया से काम करने के लिए गया, वहाँ पे एक लोकल स्पॉन्सर होगा, जैसे एम्प्लॉयर है, वो सब कुछ मैनिपुलेट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस,
वो इमिग्रेशन की सारी कंडीशंस उसी के हाथ में होगी, लोकल स्पॉन्सर के हाथ में। तो कई बार फिर वो इंडियन वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो इंडिया विरोध करता है इस काफाला लेबर सिस्टम का। नेक्स्ट है नीता कतला। इसमें क्या होता है, सऊदी अरेबिया में फॉर एग्जांपल लोकल एम्प्लॉयर्स को एक निश्चित संख्या में लोकल वर्कर्स को हायर करना जरूरी होता है। अब बात आती है यूएस, कनाडा, यूके, यहाँ पे क्या चैलेंजेस फेस करते हैं भारतीय डायस्पोरा के लोग। डिस्क्रिमिनेशन होता है, रेसिज्म होता है, प्रोटेक्शनिज्म, वीज़ा के नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, आसानी से वीज़ा नहीं मिलता, इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स का वायलेशन होता है, वर्किंग कंडीशंस काफ़ी ख़राब होती हैं, वेज रिलेटेड इश्यूज भी आते हैं, मेडिकल और दूसरे इंश्योरेंस संबंधित प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये डायस्पोरा से संबंधित हमने आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये नीचे वाला क्वेश्चन तो देखो यूपीएससी ने 2014 में पूछा था, और ऊपर वाला डायस्पोरा से संबंधित है जो आपको अटेम्प्ट करना है। दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। pwonlyis.com पे आप जाके आंसर्स लिख सकते हो और मॉडल आंसर भी आप प्राप्त कर सकते हो। आप अपना आंसर मैच कीजिए। PYQ जो मैंने आपको दिया था ये प्री से संबंधित, इसका आंसर 3 और 4 है। लेबनान एंड सीरिया, इनका बॉर्डर टच होता है मेडिटेरेनियन सी के साथ। आज ये दोनों प्री के क्वेश्चंस हैं, एक 2013 का है, एक 1996 से संबंधित है। एक क्वेश्चन 2013 में ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित है, और नीचे वाला 1996 का क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का, माइनॉरिटीज से संबंधित। दोनों का आंसर आप दीजिए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी प्रकार से देखो आपकी धीरे धीरे ना तैयारी होती जाएगी, आंसर जरूर दीजिए। अब जल्दी से एडिटोरियल की समरी देख लीजिए। एथिकल डेफिनेशन आज हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो ये आर्टिकल्स रिवाइज कर लेते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस से संबंधित आर्टिकल हमने डिस्कस किया। G20 के ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें इन 5 पॉइंट्स पे फोकस किया गया। ट्रेड डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज करना, लेकिन कंसर्न ये था सरकार के पास जो फाइलिंग की जाती है, जो फॉर्म भरे जाते हैं, सरकार उनको डिजिटलाइज करने पे फोकस नहीं कर रही है। MSMEs पे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से डिसीजन ले सके, क्या प्रोड्यूस करना है, कहाँ पे बेचना है। ग्लोबल वैल्यू चेन्स, कौन सी चीज़ कहाँ पे बिक रही है, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ पे असेंबल हो रही है, ये इन्फॉर्मेशन भी आप दो। सबसे लास्ट में प्रोफेशनल सर्विसेज को लेके एग्रीमेंट, जैसे इंडिया में जिसने वकालत की डिग्री की है, क्या वो किसी दूसरे देश में जाके वकील का काम कर सकता है, नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड्स डायलॉग मतलब रेगुलेशन जो अलग अलग देश करते हैं, विभिन्न देशों के बीच में रेगुलेशन को लेके स्टैंडर्डाइज चीज़ें होनी चाहिए। जैसे इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेशन, यूएस में टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स थोड़े सेम होने चाहिए। फिर ये डिस्कस किया कि स्मॉल एंटरप्राइजेज जो हैं बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, तो उनके लिए स्कीम्स चलाने की आवश्यकता है, उनको एम्पावर करने की आवश्यकता है। इंडिया भी इनके लिए ज़्यादा काम करे, और जो कैपिटल इंटेंसिव स्कीम्स हैं PLI, उनको बड़ी बड़ी फर्म्स को फ़ायदा होता है उन स्कीम से, PLI स्कीम से, तो छोटी फर्म्स के लिए भी सरकार स्कीम चलाए। फिर हमने आर्टिकल डिस्कस किया स्टेम से संबंधित। महिलाएं जो हैं कम काम कर रही हैं स्टेम में। अभी इसरो की तस्वीर सामने आई मोदी के साथ में, जो महिला साइंटिस्ट के साथ में, वो काफ़ी इंस्पायर करने वाली हैं। अभी महिलाओं का जो स्टेटस है स्टेम में किस प्रकार से है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि 27% जो वुमेन है स्टेम वर्कफोर्स में है, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और 32% नॉन स्टेम वर्कफोर्स में है। वर्ल्ड बैंक का डेटा ये कहता है सिर्फ 33% रिसर्चर्स जो हैं पूरे वर्ल्ड में वो वुमेन हैं, बाकी मैन हैं। जेंडर गैप काफ़ी ज़्यादा है स्टेम एजुकेशन में। सिग्निफिकेंस क्या है, स्टेम में वुमेन पार्टिसिपेशन की, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, जेंडर डाइवर्सिटी आएगी, और ज़्यादा अच्छे से वो अपना फीडबैक दे सकेंगी, इंक्लूसिविटी आएगी, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग होगा, SDG के गोल्स अचीव होंगे। संख्या वैसे कम है क्यों? मस्कुलिन कल्चर, स्टीरियोटाइपिंग है कि महिलाएं ये काम अच्छा नहीं कर सकती, महिला रोल मॉडल्स की कमी है, कम नोबल पुरस्कार जीते हैं महिलाओं ने। जेंडर गैप है सेल्फ एफिकेसी में। महिलाओं को लगता है कि कुछ महिलाओं को कि क्योंकि शुरू से ही इनकलकेट कर दिया जाता है, उनको लगा कि वो सॉफ्ट जॉब्स के लिए बनी है, पिंक कॉलर जॉब्स के लिए। मैरिज और फैमिली का प्रेशर, डबल जियोपार्डी यानी घर का काम भी जॉब भी, सिस्टमिक इश्यूज जैसे स्कूल से ही महिलाओं का कम इनरोलमेंट। वे फॉरवर्ड, स्टेम में कल्चर रीडिफाइन करो, मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वुमेन का बोर्ड्स में, वुमेन ओनली इंस्टीट्यूशंस में आप इन्वेस्ट करो, जैसे वुमेन टेक्नोलॉजी पार्क है, पेड इंटर्नशिप दो वुमेन को, क्रिएटिव प्रोग्राम चलाओ,
इसके अलावा फंडिंग इंक्रीज करो, ये सारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पेरेंटिंग शुरू से ही, लड़का लड़की सब एक समान। अंडमान एंड निकोबार से संबंधित हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है ANI की। इंडिया इस पूरे रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर रहा है और अपना ये रोल मजबूत करना चाहता है। अंडमान निकोबार साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है एक प्रकार से, इंडिया का रिलेशन मजबूत बनवाने के लिए। आमतौर पे वैसे ये टर्म नॉर्थ ईस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बिल्कुल नज़दीक है ना साउथ ईस्ट एशिया के अंडमान एंड निकोबार, तो गेटवे नहीं बोलोगे तो कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जैसे कि पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और डेवलपमेंट का जो गति है काफ़ी कम है। नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, सरकार सब पे लगाम नहीं रख पाती। रिमोट लोकेशन है, इसलिए कम कंपनीज वहाँ पे जाके काम करना चाहती हैं। ये इनिशिएटिव्स हमने डिस्कस किए थे, मैरीटाइम हब, डिक्लाइनिंग प्रोटेक्शनिज्म, मैरीटाइम एक्सरसाइजेज। इंटरनेट कनेक्टिविटी अब अच्छी हो गई है वहाँ पर, तो आगे क्या रोड होना चाहिए? माइग्रेशन एंकरेज करे सरकार, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करे और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स जैसे US, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए। आसियान कंट्रीज़ के साथ भी इंडिया यहाँ पे एंगेज करे, अंडमान एंड निकोबार का इस्तेमाल करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इससे एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो भी अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।